नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया का जो वॉल्यूम बुक 2 है उस बुक का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 करवाने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ लिखी थी। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इन्होंने भारत की वर्तमान दशा एवं स्वदेशी आंदोलन लिखा। फिर पीर मोहम्मद मुनीस, इन्होंने चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा। शिव पूजन सहाय ने विभूति शिव पूजन सहाय का संबंध विभूति से है। चलिए दूसरा, बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ। इसके नेता किसको बनाया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को। बिहार में स्वराज दल का नेता श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया, जो 1925 तक आते आते यह दल अप्रभावी हो गया था। बिहार में स्वराज दल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। इसका कारण इसी समय बिहार में गांधीवादी विचारधारा के तहत रचनात्मक कार्य जोर शोर से किया जाना था। आपको पता चल गया कि स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ। इसका नेता किसको बनाया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को। मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो वो किया गया गाजियाबाद नगर निगम। मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो गाजियाबाद नगर निगम। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो ये सत्य कथन क्या है? सी 1, 2, 3, ये तीनों ही सत्य कथन है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब मुर्शीद कुली खान था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार या नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खान। दूसरा, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की। मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था लागू की। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो वो था लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 2, 3, 4 इन्होंने भाग नहीं लिया। बाकी खेतिहर मजदूर, कृषक भाग लिया था। खेतिहर मजदूर और कृषक भाग लिए और साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार ये भाग नहीं लिए थे। मूलतः सैनिक राजा रजवाड़े ही और कुछ क्षेत्रों में कृषक एवं मजदूर ही भाग लिए थे इस लड़ाई में। कौन कौन? सैनिक और राजा रजवाड़े। किनके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्वे। किसके प्रयास में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्वे। फिर 8 नंबर, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो है केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन। केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। बाकी प्रांतीय स्वायत्तता, द्विसदनीय विधानमंडल, एक अखिल भारतीय संघ के और द्विसदनीय विधानमंडल और प्रांतीय स्वायत्तता, ये क्या है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। नेक्स्ट सवाल, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अतुल कुमार जैन को।
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के 22 चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार जैन को। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि 20 जुलाई 1905 को ही, इससे रिलेटेड एक और डेट याद रख लीजिए, 20 जुलाई 1905। इस दिन क्या हुआ था? करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। इस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। और इसी दिन 16 अक्टूबर को ही 16 अक्टूबर के दिन ही क्या हुआ कि पूरे इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस भी मनाया गया। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया? तो वो था 1915 में महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया गया था। स्वयं की राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत की अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया। इसे जर्मनी एवं रूस द्वारा मान्यता दी गई। इन्होंने बन गए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना दिया किनको? तो बरकतुल्ला को, और बोल दिया कि भारत देश के हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। और जर्मनी ने भी, और किसने? तो जर्मनी ने और रूस ने मान्यता प्राप्त कर दिया था। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है? तो वो है रूस। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है? तो रूस। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता 1901 में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता 1901। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? तो वो किया ऑप्शन ई 1928 में जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट्स की मांग की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाना था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था मार्च 1930 में। मार्च 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था। दिल्ली समझौता हुआ था 5 फरवरी 1931 को। 5 फरवरी 1931 को दिल्ली समझौता हुआ था, जिसमें गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त और 16 का दुगना 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आया था। और पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को। ध्यान दीजिए, ये 16 अगस्त 1932 है, ये 24 सितंबर 1932 है। बाकी आप अरेंज कर लीजिएगा। किसी भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर CNR राव को। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो प्रोफेसर CN राव को। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो 21 अक्टूबर 1943 को। 19 नंबर, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी E.M. कोस्टर द्वारा। E.M. कोस्टर यानी फोस्टर है, एक्चुअली ये फोस्टर होगा, ठीक है, सही है। ये पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो E.M. फोस्टर द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
कि पाइका विद्रोह के नायक कौन थे? तो वो थे बख्शी जगबंधु। पाइका विद्रोह के नायक कौन थे? तो बख्शी जगबंधु। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो वो किया गया 1877। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो 1877 को। गांधी इरविन समझौते में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए, तेज बहादुर सप्रू और आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू और आर जयकर ने। सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। बेरोजगारी की समीक्षा के लिए सप्रू समिति का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में। और गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942 को किया गया था। और ये 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव प्रदान हुआ। ठीक है। किस जैन साधु को अकबर का ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? तब वो की हरि विजय सूरी ने। किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? तो हरि विजय सूरी को। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो चंदेरी का युद्ध 1530 में ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में हुआ। बाकी घाघरा का युद्ध 1529, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 28 नंबर, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो वो था खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। 30 नंबर, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार में किन स्थलों से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तब वो प्राप्त हुए हैं ऑप्शन ई। देखिए, बिहार के इन सभी क्षेत्रों में पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक ना। इस काल के अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचीनी तथा उत्कीर्णक आदि हैं। गया की जेठीवन एवं पैमार घाटी से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। मुंगेर के भीम बांध एवं पैंसरा से भी, भागलपुर के राजपोखर एवं माली जोड़ से भी, और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से भी पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों को आयोजित करने वाला शासकों का सही क्रम क्या है? तो आपको हम एक ट्रिक बताए थे, ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। देख लीजिए, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक और कनिष्क। आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर 33 का। हाँ, 33 का एक्चुअली सी नहीं डी होगा, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे सी नहीं डी होगा। ए के आपको ये याद करवाया था, अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो वो रहते थे कनिष्क। आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर कह रहा है कि गांधार कला के विषय में
क्या असत्य है? गांधार कला के विषय में क्या असत्य है? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। गांधार कला को इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। गांधार कला को शकों एवं कुषाणों ने संरक्षण प्रदान किया था। शक और कुषाण ने गांधार कला को संरक्षण प्रदान किया था। गांधार कला की बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। गांधार कला की बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो बृहत संहिता ये कालिदास की रचना नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो वो सही सुमेलित कौन है? तो ऑप्शन ई। देखिए, होयसल वंश विष्णु धर्मन से संबंधित है। हून वंश तोरमन से संबंधित है और गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट वंश से। और कुषाण को कुजुल कडफिसस ने स्थापना किया था। होयसल वंश को विष्णुवर्धन ने, हून वंश को तोरमन ने और गुर्जर प्रतिहार को नागभट्टवन ने, कुषाण को कुजुल कडफिसियस ने स्थापना किया था। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो वो की गई है प्रथम शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास नदी को। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की? तो शिशुनाग। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की? तो शिशुनाग। पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल। और ये अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत लगाएंगे। 213 के तहत स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो नवंबर 1957 को। स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो नवंबर 1957 को। राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो वो है चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो चौथी अनुसूची में। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार की। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? तो वो लाया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। पंचायती राज व्यवस्था के संविधानीकरण हेतु 64वां संविधान संशोधक विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? राजीव गांधी के काल में। सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो वो है 776। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो 776। भारत के राष्ट्रपति की
क्षमादान की शक्ति है? तो वो है जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है न्यायिक शक्ति। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद 352। भारतीय संसद का सचिवालय भारत संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो वो किया गया है बीजी खेर के द्वारा बीजी खेर की द्वारा। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो बीजी खेर के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रति निम्न में से किसका कथन है कि यह दास्ता का नया चार्टर है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रति निम्न में से किसका कथन है कि यह दास्ता का नया चार्टर है? तो जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तब वो हैं 25। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो ई। देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन गतिविधियां शामिल है। ठीक है, कौन सा खनन, वानिकी, मत्स्य पालन और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। 57 नंबर, मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ? तो श्रीलंका। मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ? श्रीलंका। बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो वो कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो जल जीवन हरियाली शामिल नहीं है। बाकी उद्योगों में निवेश, स्वास्थ्य, विभिन्न वर्गों का कल्याण ये शामिल है। देखिए, बिहार बजट जो आया 2022-23 6 सूत्रों में आधारित है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, फिर आधारभूत संरचना, फिर छठा में कल्याण, विभिन्न वर्गों का। 59 नंबर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई? तो 2000 ईस्वी में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो 2000 ईस्वी में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो 2000 में। प्रति छाया बैंकिंग यानी शैडो बैंकिंग है। शैडो बैंकिंग क्या है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं देना। माने शैडो बैंकिंग क्या है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं देना। निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया था? तो RB गुप्ता समिति। निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव के लिए किया गया था? तो RB गुप्ता समिति। राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है प्रभावी राजस्व घाटा। भारत में आयकर निम्न में से क्या है? तो वो है भारत में आयकर निम्न में से क्या है? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए, भारत में आयकर एक प्रकार का प्रगतिशील कर है। साथ ही यह केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर है आयकर। भारत में आयकर एक प्रकार का प्रगतिशील कर है। साथ ही यह केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला
वसूला जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। तो आंसर ई 64 का आंसर। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है। तो वो कहा जाता है ए, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। निम्न में से किस देश को किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है। उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता हो। किस राज्य के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व के राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो वो है असम। किस राज्य के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। असम। ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है। तो वो है सिंगापुर। ट्रिपल पी के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है। तो सिंगापुर। किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए। तब वो है रंगराजन समिति। किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत की गरीबी रेखा का मानदंड बनाने से परहेज करना चाहिए। रंगराजन समिति। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तब वो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात था। तो वो कितना है। तो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-22 में बिहार में निर्भरता अनुपात था। तो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है मूल्यह्रास को। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है मूल्यह्रास को। मालागासी का पठार निम्न में कहाँ अवस्थित है। तो मेडागास्कर में। मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो मेडागास्कर में। मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है। तो वो मिलता है समताप मंडल में। मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है। तो समताप मंडल में। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन टन में हुआ। तो कितना टन में हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। और आपको याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। कितना टन हुआ। तो 10,5,5,44। आप याद रख लीजिए 10,55,44 टन। बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार गिनी के पास है और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है और ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में इस बार सबसे अधिक हुआ 10,55,44 टन और गिनी इसके भंडारण में सर्वाधिक पर है। मेज नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल की। मेज नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध पार्वती सिपरा बनास कुरल मेज। काली सिंध पार्वती सिपरा बनास कुरल मेज ये सब चंबल नदी की सहायक नदी है। मेज नदी राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील से निकलकर कोटा के पास चंबल नदी से मिल जाती है। देखेंगे 75 नंबर। बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो वो है किशनगंज। बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो किशनगंज। बराबर की पहाड़ी निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो वो अवस्थित है जहानाबाद। बराबर की पहाड़ी निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो जहानाबाद। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि पीएच मान पर होती है। तो वो होती है 6 to 7.5 पीएच। पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है। तो 6 to 7.5 पीएच। बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो वो है बूढ़ी गंडक।
बूढ़ी गंडक। बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है, तब वो है ऑप्शन ई। कितना है? तो 943 है बिहार में लिंगानुपात। और वही सॉरी ये है एक सेकंड, ये है 943 भारत का लिंगानुपात, और लेकिन बिहार का लिंगानुपात की बात करें जाए तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात 918 और भारत का लिंगानुपात 943। सर्वाधिक निम्न में से कौन से युग में गलत है? तो इसमें ई ऑप्शन गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शिवहर, सॉरी सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज। ये यहाँ मुंगेर नहीं गोपालगंज होगा, देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ शिवहर नहीं मुंगेर होगा, और यहाँ मुंगेर नहीं गोपालगंज होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो वो है मेडागास्कर। निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस लवण की होती है? तो वो होती है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस लवण की होती है? तो सोडियम क्लोराइड का। माउंट हेरियट कहाँ स्थित है? तो वो है दक्षिण अंडमान में। माउंट हेरियट कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में। लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है, तो देखिए 85 का आंसर क्या होगा? नेवरा घाटी असम, नेवरा घाटी असम, चुम्बी घाटी तिब्बत में, दुजुक घाटी नागालैंड में, और यूमथांग घाटी सिक्किम में। नेवरा घाटी असम में, चुम्बी घाटी तिब्बत में, दुजुक घाटी नागालैंड में, और यूमथांग घाटी सिक्किम में। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 कह रहा है कि वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिम भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तथा जहां वनस्पतियों के पत्तियों मोटी तथा कठोर, तनों की छाल मोटी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन बायोम। भूमध्य सागरीय वन बायोम। वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिम भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तथा जहां वनस्पतियों के पत्तियां मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है। तो भूमध्य सागरीय वन बायोम। किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो वो परिणाम होता है अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है। किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम होता है? तो अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है। 88 नंबर, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। मध्य प्रदेश स्थित पन्ना नेशनल पार्क से निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो केन नदी प्रवाहित होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो बेंगलुरु शामिल नहीं है। बाकी आप लोग को पता होगा कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई और दिल्ली शामिल है। यही है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, और इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया। 5846 किलोमीटर का। निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल का मान बराबर होता है?
तो वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। 92 का देखते हैं आंसर। 92 का क्वेश्चन पहले देख लीजिए। निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो होता है तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। निम्न में से हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? तो वो है पास्कल का नियम। निम्न में से हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। देखिए पास्कल का नियम आपको समझा देते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम में किसी पिस्टन पर लगाए गए दाब के कारण प्रथम पिस्टन में जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन इस दाब के कारण दूसरे पिस्टन में देखने को मिलता है। ठीक है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यूरेनियम। निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यूरेनियम। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो वो है इसका आंसर इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई समान है? 96 नंबर। तो भौतिक राशि का इकाई देखिए, दाब का होता है पास्कल, दाब का क्या होगा? पास्कल, दाब का पास्कल। और बल या भार या उत्क्षेप का न्यूटन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और गति का मीटर पर सेकेंड। स्पष्ट है कि बल, भार तथा उत्क्षेप का मात्रक समान है। बल भार और उत्क्षेप का मान समान है, यानी ये वाला भी और ये वाला भी दोनों ही समान है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो पारा है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो पारा। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से हैं? तो वो हैं ऑप्शन ई। देखिए, वे गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जैसे CO2, NO2, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? तो वो है इल्मेनाइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है? तो इल्मेनाइट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 और 3 सही हो जाएंगे। बाकी देखिए, वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन के अधिक है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। वहीं वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का नहीं। और फ्लोरीन का होता है विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है एस्पार्टेम। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो विटामिन ए का।
हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इनमें विटामिन B2, B3, B6, B9, सी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और बीटा कैरोटीन शामिल है। 104 नंबर, नारियल के फलों का फैलाव होता है, वो होता है मेसोकॉर्प। मेसोकॉर्प होता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकॉर्प। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वो है क्षय रोग। क्षय रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। बाकी पोलियो, रेबीज, खसरा, पोलियो, रेबीज, खसरा ये सारे के सारे विषाणु जनित रोग हैं। अब देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, तो वो है 106 का आंसर डी होगा। डी में देखिए नीला थोथा या तुतिया CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा जिसको तुतिया कहते हैं वो है CuSO4। एप्सम लवण, एप्सम लवण को मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। एप्सम सल्फेट को, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4। बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको NaHCO3 के नाम से जाने जाता है। और कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH के नाम से जाना जाता है। NaOH के नाम से जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में कह रहा है कि पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन है? तो वो है कौन? ई ऑप्शन। पौधों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ हैं ऑक्सीजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो तत्व का। निम्न में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तत्व का। निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है? तो वो है निक्षेपण यानी डिपोजिशन। निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है? निक्षेपण। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो है पिट्यूटरी। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी। निम्न में से कांच घुलनशील होता है? तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। निम्न में से कांच किसमें घुलनशील होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो वो है महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो अंडा का पीला भाग। देखिए अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 200 वाट का एक बल्ब 20 घंटे जल वाष्प, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया है कि जहाँ विद्युत खर्च से कुछ पूछे तो जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उन सब को मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? सब मल्टीप्लाई करोगे। और कुछ दिया हुआ है 8 रुपया, और सब से फिर क्या करोगे? तो 1000 से भागा दोगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब गुना कीजिए तो गुना करके 8 दूनी 16 दूना 32 रुपया। देखिए आंसर में 32 रुपया है। कुछ नहीं, जो जहाँ ये विद्युत खर्च पूछे यानी प्रति यूनिट वाला कुछ पूछे तो आपको जितने क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू सबको गुना करना है। ये मत सोचिए क्यों कैसे, ऐसे भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर गलत हो गया तो हो गया, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ। हालांकि इसके फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले बताऊँगा तो बहुत सारे लोग जो बैकग्राउंड के मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका गुना कीजिए, 1000 से भागा दीजिए, आंसर जो आएगा वही हो जाएगा, रुपया में आएगा। 115 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए उत्पादक पेड़ पौधे शैवाल को कहते हैं और घास भी होता है उत्पादक ही। अपघटक बैक्टीरिया और कवक को अपघटक कहेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं जैसे हिरण। द्वितीय उपभोक्ता जिसको तेंदुआ या सांप भेड़िया के नाम से जानते हैं। तेंदुआ, सांप, भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता है। और तृतीय उपभोक्ता बाघ, तेंदुआ, बाज ये सब तृतीय उपभोक्ता में आएगा। 116 निम्नलिखित में से कौन सा
कौन, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका भी आंसर ई हो जाएगा। देखिए पौधों में श्वसन की प्रभावित करने वाले कारक हैं जल प्रकाश तापमान, जल प्रकाश तापमान, जल प्रकाश तापमान, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे सही हैं, गलत कथन कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। 117 निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है, तो वो किया जाता है इंफ्रारेड। निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है, इंफ्रारेड। फिलोक्यूबिनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तब वो है विटामिन के। फिलोक्यूबिनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो वो मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है, तो वो है आंसर ई। देखिए इंद्रधनुष की क्रांति श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और हरित क्रांति, ये सबसे है इंद्रधनुषी क्रांति। भारत में यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ, तो वो हुआ पुर्तगाल में। पुर्तगाल में भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ, तो पुर्तगाल में। एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया, तो वो किया 143। 143 एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया, 143। एन बी रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कौन से नंबर के एन रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो वो हैं 48वां। एन बी रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 48वां। समृद्ध कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। समृद्ध कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो वो है उत्तर प्रदेश ने। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, उत्तर प्रदेश ने। 1 अप्रैल 2021 को 17वां बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी ने किस देश ने की है, तो वो की है श्रीलंका। श्रीलंका 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो श्रीलंका। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था और उसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को में ही था। इसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान है 140वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान 140वां है। नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी, तो वो बनेंगी संयुक्त अरब अमीरात। नौरा अलमतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी, तो संयुक्त अरब अमीरात। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें, तो धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह।
मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दी है? तो 2023 को। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दी है? तो 2023। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो वो है गोवा। कौन है? गोवा। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? तो गोवा। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य हैं। तब वह पहले 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो अल सल्वाडोर। कौन सा देश बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? अल सल्वाडोर। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो इनगिन्यूटी। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो इनगिन्यूटी। 137 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में समाप्त हुए T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? तो डेविड वार्नर ने जीता है। इन्होंने कुल टूर्नामेंट में 289 रन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बन गई है मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है मिताली राज। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है शेख मुजीबुर रहमान। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारोत्तोलन महासंघ IWLF के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2021 में किसे चुना गया है? तो सहदेव यादव को। यहाँ से दोस्तों मैथ के सारे प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसके सारे प्रश्न बनाने का प्रयास करिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। दोस्तों अगर ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हों तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। तो दोस्तों अब मैं आप लोग से विदा लेता हूँ इस 150 क्वेश्चन के साथ। अब आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और आप लोग अपना चरित्र को इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके साथ होने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।